हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत फिर से कोटा डॉट एजुकेशन पर। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर करने वाले हैं एनसीईआरटी के। और कल हमने विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कंसेप्ट अपन ने बहुत डिटेल में समझा था। अब उसमें जो अपनी बुक है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड दिए हुए हैं, तो मैंने सोचा उसके लिए एक अलग ही टॉपिक बना दिया जाए। तो यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सोल्व होने वाली है और आपकी न्यूमेरिकल हल करने की पावर बढ़ने वाली है। तो तैयार हो जाइए आप सभी। हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स भी मैं लेने वाला हूँ और कुछ बुक के पीछे के क्वेश्चन भी मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1.8 ले रहा हूँ। अच्छे न्यूमेरिकल है, आप थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना इन सब न्यूमेरिकल्स पे। तो देखो 1.8 न्यूमेरिकल क्या है, आपको दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं चित्र से। चित्रानुसार क्षेत्र का परिमाण नियत रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पथ से तुलना भी कीजिए। अब काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया भैया ना, तो एक बार इसको समझते हैं चित्र से, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो प्लेटों के बीच जनरेट हो रहा है। इस प्लेट को हमने पॉजिटिव कर रखा है, इस प्लेट को हमने नेगेटिव कर रखा है, ठीक है ना। धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। इस तरीके से पॉजिटिव से रहेगी नेगेटिव की ओर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है हमेशा, इसको याद रखिए आप, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर रहेगा। अब इसमें क्या कह रहा है आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी दे रखी है आपको, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आवेश अगर रख दिया जाएगा तो उस पर बल लगने लग जाता है। हमने पढ़ा है किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर कूलाम बल कार्य करने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन रखा तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे बल हमेशा फील्ड के अपोजिट लगता है, ठीक है ना। कल हमने इस बात को समझा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, इस इलेक्ट्रॉन पे बल नीचे की ओर लगने लगेगा। तो एक विद्युत बल इलेक्ट्रॉन पे नीचे की ओर लगने लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चलने लगेगा। अब ये कह रहा है कि कितना चलता है ये इलेक्ट्रॉन, इस क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। इतनी दूरी तक गिरता है अपने को माना, इस मतलब इस पर्टिकुलर दूरी तक के लिए हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। आगे भी कुछ हो रहा हो तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है इसमें, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसकी दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए, मतलब इस फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए। उल्टा करने का मतलब है प्लस प्लेट ऊपर आ जाएगी, माइनस की प्लेट अब नीचे चली जाएगी। तो ये प्लस प्लेट देखो ऊपर आ गई, माइनस की प्लेट नीचे आ गई। तो फील्ड की डायरेक्शन अब ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमने एक प्रोटॉन लिया है। तो प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है, इसका चार्ज मैं प्लस ई मान सकता हूँ, ठीक है ना। प्लस ई प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है। और ऐसे भी समझ लो आप, ऊपर प्लस है तो प्लस प्लस से प्रतिकर्षित होकर नीचे आएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इसमें भी प्रोटॉन नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन नीचे की ओर गति करता है और ये भी उतनी ही दूरी तय करता है, मतलब ये भी 1.5 सेंटीमीटर दूरी ही तय करता है। ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अनुसार हमने चित्र में इस चीज को समझ लिया है। अभी कह रहा है कि दोनों प्रकरणों में, इस प्रकरण में और इस प्रकरण में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिर रहे हैं उनके गिरने में लगे समय की गणना कीजिए कि कितने समय में वो 1.5 सेंटीमीटर दूरी नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ मैकेनिक्स का भी यूज होगा। 11वीं क्लास में आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, ठीक है ना। उसमें अपन ने न्यूटन के जो गति के समीकरण है वो अपन ने देखे हैं, तो उनका भी यहाँ पर यूज होगा। आपके सब अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उनका यूज यहाँ पर करूँगा। और इसके बाद देखो इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पथ से तुलना कीजिए। तो इससे अपन कंपेयर, मतलब गुरुत्व ये गति गुरुत्व के अधीन होती तो उससे हमें कंपैरिजन करना है कि गुरुत्व के अधीन अगर मान ले इसको तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर कंक्लूजन निकाल के बताना है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये।
काफ़ी सारी बातें हमें समझाएगा ये क्वेश्चन। तो हम चलो इसका आंसर निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ उपस्थित नहीं है, मतलब गुरुत्वीय बल यहाँ उपस्थित नहीं है, तो अपन भार बल की यहाँ पर गणना नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपन को उसने कहा भी नहीं, उसने बाद में कहा है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पथ से गणना कीजिए, बाद में लेना है। पहले हमें यहाँ पर कोई गुरुत्वीय बल इसके ऊपर नहीं मानना है, मतलब भार नहीं मानना है इलेक्ट्रॉन का, केवल उस पर विद्युत बल ही मानना है। तो इलेक्ट्रॉन पे केवल एक ही फोर्स लगेगा, Fe बराबर ई। आप जानते हो फोर्स बराबर QE होता है, कल हमने पढ़ा था, F बराबर Q0E। किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश में लगने वाला बल F बराबर Q0E, ये सामान्य जनरल रूल होता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू आवेश इलेक्ट्रॉन का E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है। ये फील्ड एक समान है, मतलब इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होगा। कल मैंने बताया था आपको एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की विशेषता होती है कि उसमें हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा ही रहता है, आप कहीं भी चले जाओ हर जगह एक जैसा ही विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसकी और भी विशेषताएं मैंने बताई थी कि रेखाएं समदूरस्थ और समांतर होती है, तो आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ रेखाएं समांतर है और सब समदूरस्थ ही रहेगी। हमने जरूर आगे पीछे बना दी है, पर ऐसा नहीं होगा, सब समदूरस्थ ही रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये तो जनरल फॉर्मूला, इसको मैं हटा देता हूँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। मैं यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ सबसे पहले, यहाँ विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल Fe बराबर हो जाएगा ई। Q0E से निकाल के बता दिया मैंने। अब देखो हम जानते हैं कि 11th क्लास में हमने पढ़ा है F बराबर A में होता है, फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इसको त्वरित करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेगा, इसके वेग में परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पर हम इस Fe को लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान आएगा, इलेक्ट्रॉन का ही त्वरण होगा, बराबर ई। तो इससे हम यहाँ पर त्वरण को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। देखो त्वरण बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आप ई की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। विद्युत क्षेत्र में दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो हम तो यहाँ पर देखो आप -19 और 4 ये हो जाएगा अपने पास माइनस की 15 पावर, और -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये 15 और 1 16 पावर बचेगी, ठीक है ना। तो 3.2 बाई 9.1 इंटू 10⁻16 हो गया 16। इतना एक्सेलरेशन यहाँ पर लगभग आ जाएगा। इसको आगे भी हम कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और इसका 1/10 इसको दे दें अगर अपन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 320/91 गुणा 10⁻15, ऐसा कुछ मान आ जाएगा। इस मान को मैं NCERT से अगर लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो लगभग इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं चलो अप्रोक्सीमेशन में मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर 90 जो है इसको 90 मान लेते हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी। अब 9 का भाग अगर हम 32 में 32 में देंगे तो 9 तिया 27 और बचे 5 50 और लगभग 9 पंजे 45, तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 3.5 अप्रोक्सीमेट 3.5 इंटू 10⁻15, ऐसा हम मान सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है ना। तो मेरे को डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली इसलिए मैंने खुद कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी से मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण आ गया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण इतना है, देखो बहुत ज़्यादा त्वरण है, ये त्वरण बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, 10⁻15 प्लस में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में गिरने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये त्वरण जो है नियत होगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, न्यूटन की गति के समीकरण जब लगते थे तो उसमें वहाँ शर्त थी कि त्वरण नियत होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूटन की गति के समीकरण लगाते समय त्वरण नियत होना चाहिए, तभी वो समीकरण अप्लाई हम कर पाते हैं। तो यहाँ त्वरण नियत ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह नियत है, तो बल भी नियत होगा। अब बल नियत होगा तो त्वरण भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो
तो हम यहाँ पर आसानी से न्यूटन की गति के समीकरणों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यूटन की गति के समीकरण को अप्लाई करूँगा और मैं यहाँ पर गति का जो है सेकंड समीकरण लगाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आप ध्यान देना इस जगह पे। न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से अपन लेंगे। द्वितीय समीकरण क्या है उनका, देखो h बराबर था उनका ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये समीकरण होता था। ए कोई एक्सेलरेशन है, अगर मान लो ग्रेविटी का केस तो फिर हम g लेते थे। तो h क्या है, वह डिस्टेंस है जिसमें वह गिर रहा है, ठीक है ना, या तो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। तो या नीचे आ रहा है तो नीचे की दूरी ले लेंगे 1.5 सेंटीमीटर में है तो मीटर में 10⁻²। आरंभिक वेग, इलेक्ट्रॉन जब गिरेगा तो शुरू में उसके पास कोई वेग नहीं रहेगा, बाद में वो तो बल के कारण त्वरित होगा, तो शुरू का वेग इसका 0 मानेंगे हम, यहाँ 0 जाएगा। और प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना आ गया, देखो हमारे पास ये रहा 3.5 × 10⁻15, और यहाँ पर हमें टाइम निकालना है तो t स्क्वायर। हम चाहते थे डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, t बराबर, ऐसा फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा है √2h/a, इससे भी निकाल सकते थे। ये इसी फॉर्मूले से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ u का मान 0 रखोगे तो h बराबर हाफ at स्क्वायर से को आप सोल्व करोगे t के लिए, तो ये फॉर्मूला आएगा। इसका भी डायरेक्ट, इसको भी यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली, अगर आपको याद रहता है तो मैंने इसलिए इसको यूज किया क्योंकि बहुत सी बार स्टूडेंट को डायरेक्ट फॉर्म में ध्यान नहीं रहते हैं, तो समीकरण तो याद रहती है, इसलिए अपन ने इसको यूज कर लिया है। तो टी स्क्वायर बराबर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 3.5 × 10⁻15, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब देखो यहाँ से अपन एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा, तो यहाँ एक 10 कम हो जाएगा, मतलब 10 की घात 14, और प्लस 14 रहेगी, ऊपर जाके -14 हो जाएगी। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/35 × 10⁻, यहाँ पर सॉरी 14 तो रहेगा प्लस का, ऊपर जाके -14, तो टोटल -16 बनेगा, पावर में -16, ये टी स्क्वायर आया। इससे अगर हम टी को कैलकुलेट करें तो टी बराबर √, हम ऐसा करते हैं यहाँ से 2 शून्य और इसको दे देते हैं, 2 शून्य और इसको दे देंगे तो यहाँ -18 हो जाएगा, माइनस में चल रहा है तो माइनस में यहाँ पर मान बढ़ जाएगा, तो इसको हम √300/35 गुणा 10 की घात -18 लिख सकते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो 300/35। अब 300/35 को हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो 300/35 को यहाँ पर 300 को 35 से डिवाइड करें आप, तो लगभग ये मान जो है 9 अप्रोक्सीमेट टाइम अपन 9 मान सकते हैं, लगभग 9 बार भाग जाएगा, 9 से हालांकि कम जाएगा पर 9 बार अपन मान लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन में अपन ले लेते हैं। ऐसे अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लगभग हो जाएगा हमारे पास 3 × 10 की घात -9 सेकंड, लगभग इतने समय में हमारे इलेक्ट्रॉन की गिरने का समय आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में नीचे की ओर आ जाएगा। देखो परीक्षा में हमारे पास कैलकुलेटर होता ही नहीं है, तो गणनाएं हम आसानी से करने के लिए अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कैलकुलेटर हो तो हम एग्जैक्ट भी निकाल देते भी यहाँ पर मैंने आपको उसी दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट भी लिख सकता हूँ, आपको निकाल के बता सकता हूँ कैलकुलेटर से, पर मैं उसी दृष्टिकोण से लिख रहा हूँ जिस दृष्टिकोण से आप परीक्षा में हल करते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में जैसे अपने को हल करना होता है तो वहाँ पर हमें ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लगभग मान ले लिया, 9 बार भाग जाएगा, आप एक्चुअल चाहो तो एक्चुअल भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना मान, इतने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगेंगे, तो ये तो अभी एक हुआ। अब हमें यही सेम प्रक्रिया करनी है प्रोटॉन के लिए, किसके लिए करनी है, प्रोटॉन के लिए। तो चलो मैं प्रोटॉन के लिए हल करता हूँ, इसी चीज़ को ध्यान, इस रिजल्ट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना आप, इन दोनों को मैं अलग से पहले लिख देता हूँ एक बार, फिर हम प्रोटॉन के लिए हल करते हैं। समझ में आ गया भैया। देखो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया 3.5 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिरने में लगा समय -9 सेकेंड। अब मैं यही सेम प्रक्रिया प्रोटॉन के लिए करता हूँ, क्योंकि प्रोटॉन भी नीचे आ रहा है, तो अपन लिखेंगे प्रोटॉन पर विद्युत बल
प्रोटॉन पर विद्युत बल लेंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ ई, इसको भी एफ ई नाम दे देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे भी चार्ज ई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में तो यहाँ तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ अंतर आएगा। अपन यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर ई ई। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा ई ई बटा एम पी। इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो इसको, चार्ज तो प्रोटॉन का ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम है, और मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो आएगा, ये मैं गणना से लिख देता हूँ, ये आएगा लगभग, आपको गणना करोगे तो 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आएगा। ये मैंने गणना नहीं करी है यहाँ पर, आप चाहो तो गणना कर सकते हो, बहुत आसानी से गणना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 और 1.6 लगभग बराबर है, थोड़ा ज़्यादा है इससे, इसलिए इसको डिवाइडेशन में अपन लगभग एक बार मान सकते हैं, तो लगभग 2 बचेगा। तो वो चूँकि थोड़ा सा कम है इससे, इसलिए इसने 1.9 लिख दिया है। बाकी पावर्स को तो आप सोल्व कर ही लेंगे। अब आप एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ पर आप देखो कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम आ रहा है। यहाँ 10⁻15 है, 15 है, और यहाँ पर 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरण ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का है और प्रोटॉन का कम है। तो प्रोटॉन का कम इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन भारी होता है, तो उसका त्वरण हमेशा क्या आता है, कम आता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसलिए इसका त्वरण क्या होता है, ज़्यादा आता है। ठीक है ना। अब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना होगा प्रोटॉन के लिए। तो अब की बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूँगा निकालने के लिए, ठीक है ना। टाइम प्रोटॉन को गिरने में लगा समय, प्रोटॉन को गिरने में लगा समय। आप इन इक्वेशन को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप जरूर लिखें। और यहाँ तो मेरे को देखो बोर्ड की जगह के अनुसार लिखना पड़ता है, आप बिल्कुल एक तरह से टॉप टू बॉटम सीक्वेंस वाइज लिखते जाएं, ठीक है ना। उससे आपका इक्वेशन अच्छा दिखेगा आपको नोट्स में, ठीक है। इस तरह से आप नोट्स जरूर बनाएं इनके, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका सोल्यूशन आप साथ साथ लिखते हुए चलें। तो टाइम प्रोटॉन को गिरने में कितना समय लगेगा, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √2h बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अभी यार बताया था मैंने आपको वहाँ पर, इसका मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। आप चाहो तो गति का जितने समीकरण लगा के करोगे तब भी वही सेम आएगा। तो 2 इंटू 1.5 गुणा 10⁻², 1.5 सेंटीमीटर दूरी गिरता है ये भी, यह दूरी है रही, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपन रख देंगे 1.9 इंटू 10⁻12, ठीक है। 1.9 को लगभग मैं 2 के बराबर मान लूँ अगर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लगभग मान सकते हैं। और ये 10⁻⁻14 हो जाएगा, ये 1.5 रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, √1.5 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। अब इसको आप अगर गणना करोगे तो चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 शून्य इसको दे दें आप, अगर 2 शून्य इसको दे देंगे तो यहाँ -16 हो जाएगा, √150 बन जाएगा, 150 इंटू 10⁻⁻16। अब 150 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में मैं इसको 12 के करीब लिख देता हूँ, तो 12 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने टाइम में प्रोटॉन आपका नीचे आ जाएगा। तो आप टाइम का कंपैरिजन करो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से अगर कंपैरिजन करें तो प्रोटॉन को जो है कम समय लग रहा है, क्योंकि इसकी पावर -8 आ रही है। तो -8 का मतलब कम हो गया, -9 क्या है, सॉरी उल्टा बोल गया, -9 जो है कम समय है, और -8 जो है वो ज़्यादा समय है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी नीचे आ जाता है, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में, ऐसा अपन यहाँ पर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना कंपेरिजन हो जाएगा यहाँ पर दोनों का। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और पूछा है वो आपसे, दोनों परफॉर्मेंस गिरने वाले समय की गणना आपने हो ही गई। इस परिस्थिति को गुरुत्व के अधीन मुक्त पथ से तुलना कीजिए। देखो आप यहाँ पर गुरुत्व का अगर मैं इफेक्ट लेता, यही कहना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ गुरुत्व का इफेक्ट लेते तो क्या होता है। तो आप गुरुत्व का इफेक्ट लेते तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्वरण देखो आप आ रहा है 3.5 × 10⁻15,
और प्रोटॉन का त्वरण भी बहुत ज़्यादा है, 10⁻12, जबकि गुरुत्व त्वरण मात्र 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अप्रोक्सीमेशन में जी की वैल्यू जो होती है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू जो है इन दोनों की तुलना में काफ़ी कम है, इस वैल्यू की तुलना में और इस वैल्यू की तुलना में काफ़ी कम है जी की वैल्यू। तो अगर अपन यहाँ गुरुत्व त्वरण का इफेक्ट ले भी लेते तो हमारे आंसर पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। इसका मतलब इस सिचुएशन में गुरुत्व त्वरण का इफेक्ट लेना कोई उपयुक्त नहीं है। छोटे पार्टिकल्स पे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी जगह पे गुरुत्व त्वरण लगभग न के बराबर काम करता है या काम नहीं करता है, तो वहाँ हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये इसका आशय है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गुरुत्व के दिन अगर मुक्त पतन से तुलना करें हम इसकी पूरे ओवरऑल सिचुएशन की, तो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण का मान इनके त्वरण, इलेक्ट्रॉन के त्वरण, प्रोटॉन के त्वरण की तुलना में काफ़ी कम है, अतः यहाँ पर इसको यूज करना उपयुक्त नहीं है, ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ये, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपका क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ ही सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन लूँगा। मैंने अगला क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.7, ये पीछे अभ्यास में क्वेश्चन है, इसका ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक स्थिर वेगविष्य रेखा एक सतत वक्र होती है, सतत मतलब कंटिन्यूस, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा अचानक नहीं टूट सकती है। क्यों? कोई भी क्षेत्र रेखा बीच में से ब्रेक नहीं हो सकती है, अचानक नहीं टूट सकती है, क्यों? इसका हमें आंसर देना है। तो देखो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जब पढ़ा था, जैसे मान लो ये धनावेश है, तो धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा इससे निकलती है और इनफाइनाइट तक जाती है, हम जानते हैं। अब ये कहीं से बीच में से ब्रेक नहीं हो सकती, यहाँ से टूटी भी नहीं हो सकती कि यहाँ तक आ गई फिर स्टार्ट हो गई। तो ऐसे यहाँ पर टूटी हुई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर ये टूटी हुई रहेगी किसी भी जगह पे, इसका मतलब होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, और वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। पर ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर स्थित होता है और आवेश से लेकर अनंत तक होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई बिंदु बाकी नहीं रहता है जहाँ विद्युत क्षेत्र न हो। तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बात का विरोधाभास है कि एक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र हर जगह विद्यमान होता है। इस बात का विरोधाभास हो जाएगा अगर विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं टूटी हुई होगी। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, आंसर रहेगा हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा टूटी हुई नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा जो इस बात का विरोधाभास है कि एक आवेश के चारों ओर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्यमान होता है। इस बात का विरोधाभास हो जाएगा कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्यमान होता है ना, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूटी हुई नहीं हो सकती। आवेशों के निकाय में जरूर कभी कभी आपको उदासीन बिंदु मिल जाते हैं, और वहाँ भी क्या होता है, दो फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तब ऐसा होता है। टूटी हुई रेखा आपको वहाँ भी नहीं मिलेगी किसी पर्टिकुलर एक आवेश के कारण, वो अलग बात है कि दूसरे आवेश ने उसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर है 1.14। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1.14। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ टॉपिक वाइज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बाद में जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो
तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं न बता पाऊँ, तो आप लोगों में से शेयर कर सकते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगा। और जैसे जैसे टॉपिक अपने समाप्त होते जाएंगे, अपने बुक के क्वेश्चन के साथ साथ हल होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन अपन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। आप देख रहे होंगे, देखो चित्र में एक विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। प्लेटें होती है तो प्लेटें क्या करती है, आवेशित है, तो उनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र जो है डायरेक्शन में हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। अभी प्लेटों के केस अपन ने पढ़े नहीं है, तो वहाँ पर वो डिटेल में अपन आ जाएंगे, समझेंगे तो आपको बाद में अच्छी समझ में आएगी। पर यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है, प्लेटें आवेश की तरह ही है। आवेश जैसे विद्युत से उत्पन्न करता है, ऐसे प्लेटें भी आवेशित है, तो वो भी अपना एक विद्युत से उत्पन्न कर रही है। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर होता है, अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस आवेश से दूर होती है, इस प्लस से दूर रहेगी और माइनस की ओर रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब ऐसे नीचे आएगी, प्लस से दूर और माइनस की, ठीक है ना। तो वही सेम कंसेप्ट है, कोई इसमें खास चेंजिंग नहीं है। जैसे अपन यहाँ भी बना सकते हैं, मेरे वो चित्र तो सही देखने के लिए अपन सब जगह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है। अब इसमें 3 पार्टिकल अंदर प्रोजेक्ट किए गए हैं, मतलब प्रक्षेपित किए गए हैं, इसमें भेजे गए हैं। तो 3 पार्टिकल तीनों आवेशित हैं, ठीक है, उनको भेजा गया है। तो वो इन पथों को फॉलो करते हैं। पहला पार्टिकल देखो नंबर 1 ऐसे निकल जाता है, दूसरा इस तरह से आके ऐसे निकल जाता है, तीसरा ऐसे नीचे निकल जाता है। मतलब देखो अभी पार्टिकल इसमें मुड़ रहे हैं, अपने इनका जो ओरिजिनल पाथ है, इनकी डायरेक्शन है, उससे ये भटक गए हैं। इसका मतलब इन पर बल लगा है, इसका मतलब प्लेटों के बीच आने पर इन पर विद्युत बल लगा है। अगर मान लो कोई पार्टिकल अपना पथ नहीं छोड़ता है, उसी डायरेक्शन में लगातार चलता रहता है, इसका मतलब हम कहेंगे कि प्लेटों के बीच उस पर कोई बल नहीं लगा है। तो यहाँ पर प्लेटों के बीच इन पर बल लगा है, इन आवेशों पर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, कि तीनों आवेशों की चिन्ह लिखिए, कि तीनों आवेश के चिन्ह की मतलब किस टाइप की प्रकृति के हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक बात तो हमें ये बतानी है, और दूसरा बताना है कि इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। मतलब इस कण के लिए आवेश और द्रव्यमान, संहति का मतलब द्रव्यमान का अनुपात सबसे ज़्यादा आएगा, पहले के लिए आएगा या दूसरे के लिए आएगा या तीसरे के लिए आएगा, ये भी पता लगाना है। और शर्त यहाँ पर यह है कि इन्हें समान वेग से प्लेटों के समांतर प्रक्षेपित किया जाए। इनको क्या किया जा रहा है, प्लेटें जैसी है, प्लेटें इस तरीके से है, इसके समांतर समान वेग से भेजे गए हैं। उस समान वेग को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर u मान लूँगा, एक जैसे वेग से भेजे गए हैं अंदर की ओर। एक डायरेक्शन में इनका वेग u मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये जो लास्ट लाइन है, इन्हें समान वेग से प्लेटों के समांतर प्रक्षेपित किया जाता है, ये लाइन अपनी NCERT में दे रखी है, तो इसलिए वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। तो मैंने ये लाइन जोड़ दी है, आप भी करेक्शन कर लेना, क्योंकि इसके बिना अपना क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो अब हम आंसर निकालते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से आंसर निकाला जाएगा, आप ध्यान देना। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार दोबारा री एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच 3 पार्टिकल अंदर की ओर प्रोजेक्ट किए गए, प्रक्षेपित किए गए हैं। सबके एक्स दिशा में वेग u है, सबके वेग समान है, और वह इस डिस्टेंस को कवर करते हुए इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, तीनों के पाथ अलग अलग हैं, ठीक है ना, और तीनों के डिफ्लेक्शन भी अलग अलग है। मतलब जो आप देखो इसमें ध्यान से, तो सबसे कम डिफ्लेक्ट दूसरा पार्टिकल हुआ है, मतलब अपनी डायरेक्शन से सबसे कम विस्थापन इसने लिया है वाई दिशा में, और सबसे ज़्यादा विस्थापन तीसरे कण ने लिया है, फर्स्ट कण ने थोड़ा 2 से ज़्यादा लिया है विस्थापन। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वाई दिशा में विस्थापन सबसे ज़्यादा किसने लिया है। इसी के आधार पर हमारा इक्वेशन पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपन ये देखते हैं कि जब ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र से निकलेंगे, इन प्लेटों के बीच से निकलेंगे, तो इन पर बल क्या लगेंगे, इस पर बल क्या होगा। एक जनरल के लिए रूल बनाता हूँ मैं, अपन लिखते हैं किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बल हम जानते हैं F बराबर होता है QE। अभी मैं जनरल रूल बना रहा हूँ, फिर इनके लिए अलग अलग लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। F बराबर QE। अब F हम जानते हैं A में होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो Q हो जाएगा। और हमें यहाँ पर देखो बाद में उसमें Q/m इसके लिए जगह होगा, ये पूछा है, तो मैं Q/m यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से Q/m का वैल्यू जो आएगी, Q/m ये आएगी A/E, ठीक है ना। अब देखो E जो है सबके लिए, E विद्युत क्षेत्र है, और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हमेशा एक समान आता है, तो E सबके लिए समान रहेगा, चाहे फर्स्ट पार्टिकल हो, सेकंड पार्टिकल हो, थर्ड पार्टिकल। तो E यहाँ पर एक समान है,
तो हम कह सकते हैं कि Q बाई एम का जो मान होगा वह A के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब त्वरण के ऊपर। जिसका त्वरण ज़्यादा होगा उसका Q बाई एम भी ज़्यादा होगा। हमसे पूछा ना उसने किसके लिए Q बाई एम ज़्यादा होगा, अधिकतम होगा, तो हम पहले यहाँ पता लगाएंगे कि किसका त्वरण ज़्यादा है। जिसका त्वरण ज़्यादा होगा उसका Q बाई एम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि Q बाई एम प्रोपोर्शनल टू A है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, ठीक है ना। ये सिचुएशन अपन यूज करेंगे पता लगाने में कि Q बाई एम किसका ज़्यादा है। अभी हमें त्वरण के बारे में पता नहीं है किसका त्वरण ज़्यादा है। तो पहले यहाँ पर अपने को क्वेश्चन को करने के लिए देखो, ये क्वेश्चन जो है 2D का है। 2D का मतलब समतल में गति का है। इसमें कण एक्स दिशा में भी मूव कर रहा है और वाई दिशा में भी मूव कर रहा है, दो डायरेक्शन ले रहा है। तो हमें दोनों डायरेक्शन की अलग अलग समीकरण बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक्स डायरेक्शन पर विचार करता हूँ। सबका वेग एक समान है, तो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में ये प्लेटों के बीच की दूरी, सॉरी प्लेटों की लंबाई डी है। तो सारे पार्टिकल क्या करेंगे, डी दूरी को तय करेंगे। और किस वेग से तय करेंगे, यू वेग से। और एक्स दिशा में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई त्वरण नहीं है, क्योंकि एक्स दिशा में कोई बल ही नहीं है। बल तो जो है वाई दिशा में है, क्योंकि जो विद्युत बल लगेगा इसमें विद्युत क्षेत्र जो है वह नीचे की ओर है, विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है। तो सभी आवेशों पे बल भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश या तो नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा। देखो आप इन दोनों पार्टिकल पे तो ऊपर की ओर है और इस पार्टिकल पे नीचे की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिशी बल होगा तो त्वरण भी केवल वाई दिशा में ही होगा, एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा। तो मैं पहले एक्स दिशा के आधार पर समीकरण बनाकर और मैं यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लेता हूँ कि ये कितने समय में इन प्लेटों से बाहर आ गए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने 11वीं में भी किए होंगे, जब आपने प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसमें दो कंसेप्ट उन्होंने मिक्स कर लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्स दिशा के लिए लिखता हूँ। एक्स दिशा में, एक्स दिशा में प्लेटों को पार करने में लगा समय। अभी मैं जनरल रूल ले लेता हूँ, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, मतलब टाइम बराबर दूरी बटा वेग। तो यहाँ पर देखो दूरी सबके लिए एक जैसी है, सबको डी दूरी तय करनी है, सबका वेग भी एक जैसा है। इसका अर्थ क्या निकला कि सब पार्टिकल, पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, तीनों का टाइम बराबर रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ निकल के आया कि तीनों सभी एक जैसे समय लेंगे यहाँ से बाहर निकलने में, ठीक है ना। तो मैंने सबका समय बराबर बता दिया इस कंक्लूजन से। अब मैं लेता हूँ वाई दिशा में, वाई दिशा में, ठीक है ना। वाई दिशा में मैं, अपन जानते हैं वाई दिशा में त्वरण जब समान हो, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सब वाला क्वेश्चन, उसमें हमने निकाला था टाइम इक्वल टू होता है √2h/a, ठीक है ना। ये गति का द्वितीय समीकरण से आ जाता है, अगर आपको याद नहीं हो तो गति के द्वितीय समीकरण से आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है आपसे, h बराबर होता है ut + ½ at²। ये मैंने y दिशा के लिए लिखा है। तो y दिशा में मान लो दूरियां जो है वो y के रूप में ले सकते हैं या h के रूप में ले सकते हैं, हाइट के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आरंभिक वेग y दिशा में 0 है, क्योंकि सभी पार्टिकल x दिशा में चल रहे हैं, y में तो बाद में वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो आरंभिक वेग y दिशा का 0 लेंगे तो हम केवल h बराबर ½ at² आ जाएगा, उससे t का मान निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टाइम सबके लिए एक जैसा है, टाइम अपन ने देखा सबके लिए क्या है, सभी पार्टिकल समान टाइम ले रहे हैं बाहर निकलने में। इसका मतलब टाइम सबके लिए एक जैसा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा, अब यहाँ से अगर अपन टाइम सबके लिए एक जैसा है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू h होगा। अगर इस √a कोई टाइम कांस्टेंट हो गया तो अपन कह सकते हैं कि √a प्रोपोर्शनल टू √h, मतलब a प्रोपोर्शनल टू h हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ अपन समीकरण 1 से लेवे। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। अतः समीकरण 1 से अगर हम देखें तो Q/m प्रोपोर्शनल टू a प्रोपोर्शनल टू h, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि Q/m उसके लिए ज़्यादा होगा जिसका त्वरण ज़्यादा है, और जिसका त्वरण किसका ज़्यादा होगा, जिसकी हाइट ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जिसने डिफ्लेक्शन लिया है, हाइट का मतलब यहाँ डिफ्लेक्शन से है, सबसे ज़्यादा वाई दिशा में जिसने डिफ्लेक्शन लिया है उसके लिए ही Q/m ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसने लिया है, तीसरे पार्टिकल ने लिया है, ठीक है। उससे कम किसने लिया है, पहले ने, उससे कम किसने लिया है, दूसरे ने। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक मिनट, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, Q/3 बटा m/3 ग्रेटर देन होगा Q 1/m1 से,
और सबसे कम होगा Q2/M2। तो ये एक कंक्लूजन हमारे पास निकल के आएगा कि तीसरे पार्टिकल के लिए Q/M का मान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इसके बाद आपसे उसने एक चीज़ और पूछी है, आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, आवेशों के चिन्ह लिखना। देखो पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं, प्लस वाली प्लेट की ओर। इसका मतलब प्लस प्लेट की ओर कौन जाता है? नेगेटिव चार्ज जाता है। इसका मतलब पहला और दूसरा पार्टिकल ऋणावेश है, और तीसरा पार्टिकल जो है वो ऋणावेश की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जगह बहुत कम बच जाती है भैया ना। तो Q1 एंड Q2 पॉजिटिव एंड Q3 इज नेगेटिव, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो थोड़ा आगे पीछे मैंने लिख दिया है भाई, और समझ में आपको आ गया होगा। आप बिल्कुल सीक्वेंस में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर बताना था, जिसमें देखिए आप ये 3 चित्रियाँ बने हुए हैं और 2 चित्र पीछे हैं। क्योंकि ये बोर्ड पे अच्छी तरह से ड्रॉ करना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको पीपीटी पे ले लिया क्वेश्चन को। आप ध्यान से समझना क्वेश्चन को। हमने जो इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कंसेप्ट पढ़ा है, उसी से ये रिलेटेड है क्वेश्चन। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चित्र 1.35 में दर्शाए वक्रों में संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करते। इनमें से कौन सा फिगर जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सही निरूपण नहीं करता है, यह हमें यहाँ समझना है। या कौन सी रेखाएं संभव नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव नहीं है। तो आपको देखो ये फर्स्ट जो दे रखा है ए वाला, इसमें ये चालक दिया हुआ है। और कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी चालक से जो क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो उसकी सतह के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। पर आप अगर इस फिगर को देखोगे ध्यान से, तो इसमें रेखाएं जो है परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे आप इस रेखा को देखो, इस वाले को, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है ना। इसमें रेखाएं क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है सतह के। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है ये संभव नहीं है, ये क्षेत्र रेखाओं को सही से निरूपित नहीं करता है। हम कहेंगे ये सही निरूपित नहीं करता है, ये सही निरूपित नहीं करता है। अब चलो अपन सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें रेखाएं प्लस से निकल रही है। देखो आगे प्लस से रेखाएं निकल रही है और माइनस पे एंटर कर रही है। परंतु आप देखो माइनस से फिर रेखाएं निकल गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं माइनस पे तो रेखाएं हमेशा आती है, मतलब माइनस आवेश पर रेखाएं हमेशा अंदर की ओर आती है। पर यहाँ पर इस वाले चित्र में आप देखेंगे तो माइनस से रेखाएं निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये वाला फिगर भी जो है संभव नहीं है, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा? रेखाएं ऋणावेश से बाहर की ओर आ रही है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना। इसलिए ये वाला फिगर भी जो है पॉसिबल नहीं है। ये थर्ड वाला जो है ये जरूर पॉसिबल है। ये अपन ने कल बनाया भी था 2 धन आवेशों के युग्म के लिए। इसमें रेखाएं धन आवेश को छोड़ रही है, तो वास्तव में धन आवेश को छोड़ती भी है, तो ये सही है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ठीक, ये 3 हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये नंबर 4। नंबर 4 में आप देखोगे कि इस जगह पे अगर आप ध्यान दोगे इस रीजन पे, तो यहाँ रेखा एक दूसरे को काट रही है, जबकि हमने कहा था कि रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो अब हम कहेंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि रेखाएं परस्पर काट रही है या परस्पर प्रतिच्छेदित हो रही है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। और लास्ट वाला जो ये फिगर है, आप देखिए इसमें नंबर 5। नंबर 5 फिगर जो है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो ये क्लोज लूप बन रहे हैं।
जबकि मैंने कल आपसे कहा था कि विद्युत रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है क्योंकि रेखाएं बंद वक्र बना रही है। विद्युत रेखाएं कभी बंद वक्र बनाती नहीं है, अतः ये वाला जो चित्र है ये भी संभव नहीं है। तो इसमें केवल एक ही पॉसिबल है, बाकी अन्य पॉसिबल नहीं है। ये विद्युत रेखाओं के गुणधर्म के अनुसार नहीं है बाकी चित्र। तो कल मैंने आपको बहुत सारे विद्युत रेखाओं के गुणधर्म बताए थे, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसका आंसर दिया है। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हल किए और आप लोग को जरूर मज़ा आया होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप मेहनत करके इनको अच्छा तैयार करें, इनमें काफ़ी कंसेप्ट अपने अच्छे बिल्ड होते हैं, अपनी कैलकुलेशन पावर भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अब मैं अगले टॉपिक के साथ आऊँगा, ठीक है ना। और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा हो, उपयुक्त लग रहा हो, तो आप सभी को ये वीडियोज पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। मेरा उत्साह इससे बढ़ता रहेगा और मैं और भी बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। चलिए बाय, थैंक यू।